हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है यहाँ पर भी। और अब बात करें हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपको यहाँ पर। यहाँ पर कैबिनेट मिशन के बारे में हम जानें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अच्छे लगे तो शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन को हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि कैबिनेट मिशन यहाँ पर ये पहला ऐसा मिशन होता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट भेजती है इंडिया में। इसलिए भेजती है कि अब इंडिया को हमें आज नहीं तो कल से ही आज़ादी देनी ही पड़ेगी। वजह यहाँ पर क्या होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पर ख़त्म हो चुका होता है 1945 के अंदर, और एक साल उसको ख़त्म हुए हुए हो चुका होता है। यहाँ पर 1945 में अगस्त में ख़त्म होता है जब जापान सरेंडर कर डालता है अमेरिका के आगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है कि अब जो ब्रिटेन है, वॉर के जैसे ब्रिटेन की जो आर्थिक हालत होती है, इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है उनकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी होती है। तो जो ब्रिटेन के सामने यहाँ पर जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो अपनी कॉलोनीज़ हैं उन पे कैसे फिर से सही तरह से कंट्रोल किया जा सके। जब पैसा नहीं तो आप कंट्रोल किस तरह से करेंगे। फिर यहाँ पर जो दुनिया के अंदर हम देखेंगे सिस्टम जो है बिल्कुल बदल चुका है, यूनाइटेड नेशन बन चुका है, और जो यूके का जो स्टेटस था यहाँ पर सुपीरियर पावर का, वो अब शिफ्ट होकर पहुँच चुका है अमेरिका के पास पर यहाँ पर। ठीक है, जो कभी ना कभी कॉलोनी थी यहाँ पर वो भी ब्रिटेन की यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, उसी टाइम जब वॉर ख़त्म हो जाती है ब्रिटेन में होते हैं इलेक्शन यहाँ पर पार्लियामेंट के नहीं होते हैं ब्रिटेन में, और वहाँ पर जो विंस्टन चर्चिल हैं वो चुनाव में हार जाते हैं यहाँ पर, और उनकी जगह कंजर्वेटिव पार्टी ख़त्म हार जाती है यहाँ पर, और लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, जिनका नाम होता है एटली। ठीक है, कैमिल एटली नाम होता है, कैमिली एटली नाम होता है उनका। ठीक है, अब यहाँ पर वो बनते हैं। फिर उनका जो लेबर पार्टी होते हैं, जो लेबर पार्टी होता है, थोड़ा झुकाव होता है उसका इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ कि हमें इंडियन लोगों को अब आज़ादी दे देनी चाहिए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अब यही चाहती थी कि अब ये फालतू का झमेला जो है छोड़कर आज नहीं तो कल से ही हमें यहाँ से हटना है, तो इसको छोड़ दिया जाए और अब अपना जो सिस्टम है अपना चलना है। बाकी इंडियन लोग हैं जो इनको छोड़ दिया जाए, इनको आज़ाद कर दिया जाए अब इनको यहाँ पर। तो ये पहला ऐसा मिशन था जो बिल्कुल सीरियस मिशन था, ब्रिटेन की तरफ से भेजा गया है इंडिया के लिए, प्रस्ताव से सबसे बढ़िया प्रपोजल था। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर इंडिया में इसके बारे में ये शुरुआत होती है कब, फरवरी में इसके बारे में शुरुआत होती है ब्रिटेन के अंदर। 1946 के अंदर गवर्नमेंट सोचती है कि हमें इंडियन लोगों को अब छोड़ देना चाहिए, जो इंडिया है उसको आज़ाद कर देना चाहिए। कभी ना कभी तो लोग बगावत करेंगे या फिर कोई ना कोई वॉर हो, कुछ हम देख सकते हैं रिबेल हो जाए इंडिया के अंदर से, बढ़िया हम प्यार से छोड़ डालें इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, इटली गवर्नमेंट के जो 3 ख़ास मिनिस्टर होते हैं उनको इस मिशन के लिए चुना जाता है। जैसे पहले इसमें जो होते हैं पैट्रिक लॉरेंस होते हैं, इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि चेयरमैन ऑफ इसकी जो कैबिनेट मिशन है इसके चेयरमैन होते हैं यहाँ पर। स्टेफर्ड क्रिस वही क्रिस मिशन वाले हैं जो या तो ले लो या फिर मैं कुछ नहीं दूंगा तुम्हें, वाला जिनका रुख होता है वही होते हैं यहाँ पर। प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड मतलब एक तरह से मंत्रालय जो ज़माने के अंदर ब्रिटेन में हुआ करता था। A.V. अलेक्जेंडर, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरेटरी, ठीक है, यानी कि नेवी के हेड यहाँ पर ये होते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों को चुना जाता है, ब्रिटिश ये पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, कैबिनेट का हिस्सा होते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, अब इनको भेजकर इंडिया में भेजा जाता है यहाँ पर। ये मिशन पहुँचता है इंडिया में 24 मार्च 1946 को, दिल्ली में ये आते हैं। फिर यहाँ पर ये अपना काम शुरू कर डालते हैं। इसमें क्या होता है कि ये भारत की डिफरेंट जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनसे डिस्कस करते हैं कि हम अब आपको पूरी तरह से इंडिपेंडेंस देने के लिए राज़ी हैं, तो आप किन टर्म्स के ऊपर आज़ादी चाहते हैं और किस तरह से आपको आज़ादी दी जाएगी, हम इस बारे में डिस्कस आपसे करना चाहते हैं। और इस तरह से ये डिस्कशन चलती है, पूरे 3 हफ्ते तक लगातार डिस्कशन चलती है। मगर कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस के बीच प्रॉब्लम चल रही होती है, मुस्लिम लीग चाहती है पार्टीशन हो जाए, कांग्रेस नहीं चाहती, कांग्रेस चाहती है सेंट्रल मजबूत हो और इंडिया एक यूनियन वापस से बना रहे यहाँ पर। और फिर जो कुछ दूसरी पार्टीज़ होती हैं, प्रिंसली स्टेट्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं दावेदारी उनकी बात रहती है कि हमें आज़ादी रहना है, अलग रहना है इंडिया से। ठीक है,
तो इस वजह से यहाँ पर 3 हफ्ते बाद भी कोई रिज़ल्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलता हमें। ठीक है, फिर आखिर में ये ख़ुद परेशान हो जाते हैं, ये मिशन जो कैबिनेट मिशन के जो लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं ये, और आखिरकार 16 मई 1946 को ये अपनी ही रिकमेंडेशन दे डालते हैं कि आपसे तो नहीं हो रहा, आप लोग सहमति नहीं जता रहे, एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो अब हमारी बात सुनिए, हम सुझाव देते हैं आपको, इस तरह से आज़ादी मिलेगी। अब क्या अनाउंसमेंट इसमें की जाती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके अंदर जो होता है वो होता है रिजेक्शन ऑफ द डिमांड फॉर अ फुल फ्लैट पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो डिमांड होती है कि हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए, जो मुस्लिम लीग मांगती है, उसको ये डिनाई कर डालते हैं कि हम इंडिया का बंटवारा यहाँ पर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, इसकी जगह पर ये कहते हैं कि अगर हमने बंटवारा करा, देखिए जो पाकिस्तान के हमारा जो आशी पंजाब है, पंजाब के वेस्टर्न साइड जो पाकिस्तान का हिस्सा होता था, वहाँ पर जहाँ पर जो मेजॉरिटी थी वो हिंदू लोगों की थी। ठीक है, सेम ऐसी चीज़ यहाँ पर जो कंडीशन थी वो बंगाल के अंदर थी। ईस्टर्न बंगाल जो बांग्लादेश के अंदर जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा लगता है, वहाँ पर उस टाइम के अंदर हिंदू ज़्यादा थे, तो उसका बंटवारा किस तरह से किया जाए आखिर, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली कंडीशन थी यहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने कहा कि ये बंटवारा करना ही मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है यहाँ पर, इसलिए इन्होंने डिमांड को रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली आप मान लें इसको। इसकी जगह पे इन्होंने कहा कि हम एक सेंट्रल में कमांड बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसके पास सिर्फ चार्जेस होंगे, जो कंट्रोल करेगी यहाँ पर डिफेंस यानी कि रक्षा, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, और जो ये स्ट्रक्चर होगा गवर्नमेंट का, ये यूनियन बेस होगा यहाँ पर, यानी कि यूनियन होगी, एक सेंटर में गवर्नमेंट होगी जो कि ढीली ढाली गवर्नमेंट होगी, और जो प्रोविंस हैं उनके पास इन 3 चीज़ों के छोड़ के सारे उनके पास अधिकार होंगे, सब उस पर काम कर सकते हैं। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी यहाँ पर। अब ये चीज़ जो थी ये लगी मुस्लिम लीग को बहुत बढ़िया कि अगर सेंटर कमज़ोर होगी और प्रोविंस ताकतवर होंगी तो कभी ना कभी तो हम आज़ाद करवा ही लेंगे उनको, आज़ाद भारत से अलग हो जाएंगे हम वहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ मुस्लिम लीग को अच्छी लगी। यही चीज़ सेम बुरी लगी किसको, कांग्रेस को यहाँ पर। ठीक है, प्रोविंस के पास फुल ऑटोनॉमी थी। ठीक है, रेसिडेंशियल पावर थी, जो मतलब जो शक्तियाँ बचती हैं, एक होती है सूची, राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची, जो शक्तियाँ बचती हैं दोनों के अलावा जो भी होती हैं सब इनके पास थी। और प्रोविंस को ये टाइम दिया गया था कि चाहे आप हमारी जो सुप्रीमेसी उसको अडॉप्ट कर लें यहाँ पर, चाहे इंडिया में ज्वाइन हो जाएँ यहाँ पर आप। ठीक है, और बाद में यहाँ पर क्या कहा गया, इसी के अंदर कैबिनेट में कहा गया था जो प्रोविंस हैं वो फ्री होंगे, चाहे इंडियन गवर्नमेंट माने या ना माने। जो प्रोविंस है यानी कि जो स्टेट्स होंगे, राज्य जो होंगे, वो फ्री हैं कि वो किसी भी देश से, जो दूसरे देशों से, गवर्नमेंट से या फिर जो भी गवर्नमेंट रहेगी उससे जिस तरह का रिलेशन चाहे रख सकते हैं, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेशन रख लें अपना, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें दखलंदाजी यहाँ पर नहीं करेगी। और एक बात इसमें और कही गई थी, जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो जाएंगे, यानी कि जो एक तरह से हम मान लें आज के टाइम में जो लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद जो प्रोविंस है उसके पास अधिकार होगा कि वो यूनियन को छोड़ दे, चाहे तो वो छोड़ दे, चाहे वो जो यूनियन है 10 साल बाद जाकर अपना आपको एक देश के तौर पे जाहिर कर सकती है, यहाँ पर अपने लिए जो संविधान है उसको बना सकती है यहाँ पर। और ये बात भी इसमें कही गई थी शुरुआत के अंदर ही कि आप अपना एक संविधान बना सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कश्मीर का हुआ करता था पहले के टाइम, अब तो ख़त्म हो गया है, कि एक देश का संविधान है और जो प्रोविंस है राज्य का संविधान अलग है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें यही कहा गया कि गवर्नमेंट बनेगी। अब गवर्नमेंट किस तरह से बनेगी उसके नहीं कहा गया कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर से ही एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो जब तक देश को चलाएगी, जब तक देश का संविधान बन के सही से लागू नहीं हो जाता। ठीक है, अब जब यहाँ बात होती है प्रोविंस की, तो प्रोविंस को इन्होंने अंग्रेज़ों ने 3 कैबिनेट मिशन के अंदर 3 ग्रुप्स के अंदर बांटा, ए, बी और सी। जो ए ग्रुप है, जो मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, उत्तर प्रदेश, बिहार, बॉम्बे और उड़ीसा, ख़ासकर अगर आप ये 2 देखें तो आपको यही मिलेगा कि ये मेजॉरिटी हिंदू इलाके हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड था कांग्रेस का, इन सब इलाकों के अंदर कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। वहीं पर हम देखें पंजाब, सिंध, NPW, FP एंड बलूचिस्तान, बंगाल एंड आसाम, यहाँ पर
इन दोनों के अंदर जो पावर थी वो थी मुस्लिम लीग की। ठीक है, इस तरह से बांटा गया था यहाँ पर, और ये धर्म के ही हम कहते हैं रिलीजन की बेस पर ही बांटा गया था यहाँ पर। और इसमें ये भी कहा गया कि चाहे प्रोविंशियल हो, चाहे सेंट्रल हो, यहाँ पर लेवल हो, स्टेट लेवल हो, यहाँ पर 3 तरह की गवर्नमेंट्स होंगी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यहाँ पर होंगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया कि जब प्रोविंस बन गई, यहाँ पर 3 प्रोविंस बांट दी गई हैं, हर जो प्रोविंस है, ईच गवर्नमेंट के पास जो प्रोविंस है उनके अंदर ये होगा कि मान लीजिए कहीं पर 100 सीट्स हैं एक असेंबली के अंदर। एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम यहाँ पर, तो कुछ सीट यहाँ पर मुस्लिम के लिए रिज़र्व है, कुछ सिख के लिए है, कुछ जनरल में आते हैं हिंदू, पारसी या फिर बौद्ध, जैन, ईसाई सब आएंगे। और मुस्लिम के लिए है यहाँ पर मान लीजिए 40 हैं, सिख के लिए यहाँ पर 10 से 50 यहाँ पर जनरल के लिए सीट होंगी। और यहाँ पर जो 40 सीट है मुस्लिम की, उसमें सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे और मुस्लिम को ही चुनेंगे। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी है, जहाँ सिख हैं वो सिख ही वोट देंगे उनको और सिख को ही चुनेंगे, और जनरल में वही चीज़ चलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से धर्म के बेस पर इन्होंने चुनाव के अंदर सिस्टम को वापस से लाने की कोशिश करी। तो कांग्रेस इसके भी अगेंस्ट रही। कांग्रेस ने कहा कि अभी तो दंगे चल ही रहे हैं, आप फिर से भी वही बात कर रहे हैं यहाँ पर। कांग्रेस ने इस चीज़ को भी यहाँ पर ठुकराया। यहाँ पर 2 चीज़ें। और मुस्लिम लीग को ये पसंद आया कि भाई धर्म के बेस पे तुम्हें देश चाहिए अलग से, और धर्म के बेस पे हमें ये फ़ायदा मिल जाएगा यहाँ पर कि मुस्लिम जो स्टेट होंगे उनको हम अपने पक्ष में करके अलग कर लेंगे भारत से। अब यहाँ पर कहा गया है कि प्रोविंस के अंदर सीट्स कितनी होंगी, जो देश की सरकार बनेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी, उसके अंदर कितने मेंबर होंगे, 389 मेंबर होंगे पूरे ब्रिटिश डोमिनियंस के अंदर, जो ब्रिटिश डोमिन जहाँ पर कंट्रोल है वहाँ पर। अब इसके अंदर हम जानते हैं कि उस टाइम के अंदर 2 तरह का कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वहाँ पर इंडिया के अंदर। एक थे प्रिंसली स्टेट, जहाँ पर राजा महाराजा हुआ करते थे। ठीक है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट रूल था, मतलब राजा रूल कर रहे हैं, उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट है। 93 सीटें यहाँ से आई थी, 39 सीट्स, और 296 आनी थी ब्रिटिश इंडिया से, जहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। उसको फर्दर बांटा गया था यहाँ पर आगे कि 292 आएंगी गवर्निंग प्रोविंस से, जो बड़े बड़े प्रांत हैं वहाँ से। ठीक है, और बाकी जो 4 सीट्स हैं वहाँ पर आएंगी चीफ कमिश्नर स्टेट से, इसमें दिल्ली है, अजमेर है, ये शामिल इसमें होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर जो प्रोविंस से हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे देखनी है कि जो प्रिंसिली स्टेट हैं उनको ये पावर दी गई थी कि आप इंडिया में शामिल हो जाएंगे तो आपके पास जो पहले शक्तियाँ हैं, जो डिफेंस जैसे हमारे पास था पहले, आपका सेंटर जो एक्सटर्नल अफेयर था वो भी हमारे हाथ में था, और जो आर्मी और जो हम कहेंगे यहाँ पर जो दूसरी तीसरी चीज़ होती है पहले रखी थी, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही, यहाँ पर वो था कम्युनिकेशन भी हमारे पास था। ठीक है, ये चीज़ जो आप देंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे डालेंगे, यूनियन गवर्नमेंट को दे डालेंगे, और बाकी सारी चीज़ें आपके पास ही रहेंगे, आप बैठ के आराम से चंगो के राज करिए अपने राज्य के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जब चुनाव वगैरह हो गए, यहाँ पर सब कुछ हो गया। अब जो पार्टीज़ थी उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग को सबसे पहले अच्छा लगा ये कि धर्म के बेस पर जो सीट्स हैं उनको बांटा गया है, यहाँ पर रिजर्वेशन किया गया है यहाँ पर। दूसरा उनको ये लगा कि यूनियन बड़ी ढीली ढाली रहेगी, तो हम अपने जहाँ पर मेजॉरिटी होगी उनको कब्जे में करके लोगों को कंट्रोल में लेकर अलग हो जाएंगे। तो उन्होंने जून 6 1946 में इस प्लान को मान लिया बहुत जल्दी, और बाद में 24 जून 1946 को माना कांग्रेस ने यहाँ पर। और फिर यहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो इलेक्शन है वो जुलाई 1946 में होते हैं। अब ये चुनाव किस बेस के ऊपर हुए हैं, यहाँ पर ये चुनाव इस तरह से हुए कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसके लिए जो चुनाव हुए वो प्रोविंशियल जो लोग थे, जो हम कहेंगे आप मान लीजिए MLA MPs जो हुए, उन लोगों ने चुना। यहाँ पर जब प्रांत के जो लोग थे, जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव जाने थे उनको चुना। ये चुनाव हुए थे जनवरी के अंदर 1946 के, ये जुलाई के अंदर होते हैं। यही जो मतलब चुने रिप्रेजेंटेटिव हैं इन्होंने चुना इनको, जो हमारे असेंबली जो होती है उसमें काम करने वाले लोग थे। वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी था। ठीक है, कि मद्रास से यहाँ पे जो गवर्निंग प्रोविंस है, मद्रास, बॉम्बे,
यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा, पंजाब, NWSFP, सिंध, बंगाल, असम में चुनाव हुए। यहाँ से वही 292 थे, ठीक है। और यहाँ पर बचे हुए 4 यहाँ से आने थे यहाँ पर। अब इसके अंदर एक चीज़ और थी कि यहाँ पर हमने कहा चुनाव तो होगा, रिप्रेजेंटेटिव किस बेस पे होगा, तो वो प्रोपोर्शन के ऊपर होगा, यानी कि प्रतिशत के ऊपर होगा। 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट थी यहाँ पर, ठीक है। फिर वही हिसाब से बांटा गया था बाकी सब यहाँ पर। अब हम यहाँ पे चुनाव देखते हैं, जब चुनाव होते हैं किस चीज़ के यहाँ पर, ठीक है, लोग सॉरी उसके नहीं है। तो यहाँ पे चुनाव में कितने वोट्स मिलते हैं यहाँ पर, इनको सीट कितनी मिलती है, कांग्रेस को 208 सीट मिलती हैं, जहाँ पर इनका दबदबा होता है। मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73, बाकी जो दूसरी पार्टीज होती हैं वो 15 सीट्स यहाँ पर ले जाती हैं, ये दूसरी जो पार्टीज होती हैं। और प्रिंसली स्टेट जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि उनका इरादा ये होता है कि हमें इंडिया में शामिल ही नहीं होना। मगर जब यूनिफिकेशन चलता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हम जानते हैं कि उन्होंने इंडिया को यूनाइट किया, वो अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, तो जो प्रोविंशियल जो प्रिंसली स्टेट है बाद में वो शामिल हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहली बैठक यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को होती है, और जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला प्रेसिडेंट जो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, सिर्फ 2 दिन के लिए है, क्योंकि बाद में 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 बाद से बैठक होती है यहाँ पर। और इसमें क्या होता है, फिर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है चुन लिया जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ही आगे चल के इंटरिम गवर्नमेंट बनाती है, जो टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है। फिलहाल यहाँ पर ये बात रही कि प्रिंसली स्टेट ने बायकॉट नहीं शामिल हुए इसके अंदर, और मुस्लिम लीग ने भी इसको शामिल ही नहीं करा, क्योंकि उनका मानना था कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए हमें। तो 211 लोग शामिल होते हैं पहली मीटिंग के अंदर। ये हमारी जो पहली गवर्नमेंट बनती है इंटरिम गवर्नमेंट, यहाँ पर बताई गई। जवाहरलाल नेहरू थी यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। अब देखेंगे यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उस टाइम होते ही नहीं थे, क्योंकि वायसराय हुआ करते थे उस टाइम, तो हेड ऑफ द स्टेट इंडिया के। वल्लभ भाई पटेल वही होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, बाकी डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन के जवाब में जो कांग्रेस थी उन्होंने तो अपनी बात कह दी थी, ठीक है। कांग्रेस ने कहा कि जो आप यूनियन कह रहे हैं ढीली ढाली यूनियन होगी, वो हम नहीं मानते। हाँ, असेंबली बनाएंगे उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ को अच्छा मानते हैं हम यहाँ पर। और जो धर्म के बेस पर आपने बांटा है सीट्स को, उसको भी ख़त्म करिए। और जो प्रिंसली स्टेट को आप पावर दे रहे हैं कि वो शामिल हो ना हो, उसको भी आप ख़त्म करिए। मुस्लिम लीग और जो कैबिनेट मिशन उसमें क्या रहा, सबसे पहले तो मुस्लिम लीग को लगा ये बहुत बढ़िया प्लान है यहाँ पर, मगर जब जैसे कि वो समझते रहे, जब वो एक्सप्लेन करते गए ब्रिटिशर्स इसको, तो उनको लगा कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ है यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस ने ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि हमारे पास मेजॉरिटी है, ठीक है। 208 सीट्स उनके पास थी, तो 208 सीट के ऊपर उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर जो बात हो रही है ना वीक यूनियन की, उसको हम ख़त्म कर देंगे, उसको स्ट्रॉन्ग कर डालेंगे, ठीक है। अब जिन्ना को लगा कि भाई ये तो गलत है, ये तो चीज़ हो सकती नहीं है, तो इन्होंने फ़ौरन इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर। और इसमें इन्होंने कहा कि भाई अभी सही नहीं रहेगा, तो इसलिए उन्होंने आखिरकार डायरेक्ट एक्शन डे, कि जो आप जानते हैं, उन्होंने इसको शुरू कर डाला। किस टाइम होती है ये, 17 जुलाई 1946 के अंदर, कि अब कुछ नहीं होना, संविधान बन जाए कुछ भी बन जाए, उससे कुछ नहीं होना, हमें अपने लिए ज़मीन सड़कों पे उतरना पड़ेगा। अब डायरेक्शन जो है इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, वहाँ जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ भी, जहाँ तक हो सके सपोर्ट करने के लिए हमें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।